नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला बहुत बड़ा है और इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। आज उस कमेटी की बैठक है, मतलब 11 तारीख को। लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत भ्रम दिखाई दे रहा है। भ्रम इसलिए कि हमारे कई बीपीएससी के जो शिक्षक हैं, बीपीएससी से पास करके जो शिक्षक बने हैं, विद्यालय अध्यापक, उन लोगों ने, कई मित्रों ने पूछा है कि हम लोगों का ट्रांसफ़र कैसे होगा, कब होगा? तो मित्रों, ये भ्रांतियाँ जो हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज बैठक है, जो कमिटी बनी है स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए, उसकी आज बैठक है और इस कमिटी का काम क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इस कमिटी का काम है कि शिक्षकों के पोस्टिंग और ट्रांसफ़र को लेकर नीति निर्धारण के लिए सुझाव देना है। मतलब ये जो नीति निर्धारण बनाने के लिए सुझाव देंगी, उसी आधार पर नीतियां बनेंगी और वही आधार होगा शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का। लेकिन अब भ्रम कहाँ है? देखिए, भ्रम इसलिए है कि शिक्षकों की कैटेगरी कई है। मतलब अगर आप स्पष्ट भाषा में समझे तो 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं और ये कौन-कौन हैं, ये पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले तो वो शिक्षक हैं जो पुराने वेतनमान वाले हैं और पुराने शिक्षक हैं। दूसरे जो शिक्षकों की कैटेगरी है, जो सबसे बड़ी है, वो है नियोजित शिक्षकों की कैटेगरी। तीसरी जो कैटेगरी होती है, श्रेणी होती है, वो होती है बीपीएससी के जो विद्यालय अध्यापक हैं, उनकी, जो बीपीएससी से पास करके विद्यालय अध्यापक बने हैं। और चौथी जो कैटेगरी है, वो है उन नियोजित शिक्षकों की जिन्होंने सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने की योग्यता हासिल की है। तो अब ये 4 लोग हैं। तो हमको जो प्रश्न पूछा गया, हमसे जो कई मित्रों ने पूछा, तो उसमें कई बीपीएससी के विद्यालय अध्यापकों ने पूछा कि हम लोगों का क्या होगा? हम लोग चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा उस समय के पाठक ने, जो बीपीएससी से पास किए थे शिक्षक, उन लोगों को सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया था, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए थे। उसमें महिलाएं भी थी, दिव्यांग थी। तो उन सारे लोगों में यह कहीं न कहीं भाव है, ये एक बेचैनी है कि उनका ट्रांसफ़र कब होगा। तो सबसे पहले इसको स्पष्ट समझ लें। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, बीपीएससी के जो विद्यालय अध्यापक हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब उनका तबादला नहीं हो सकता है। ये जो कमिटी बनी है, ये जो नीति निर्धारण करेगी, ये उन पर लागू होगा, लेकिन अभी नहीं लागू होगा। हालाँकि जो नीतियाँ बनेंगी, वो तो सारे शिक्षकों के लिए बनेंगी, श्रेणी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उन नीतियों का अगर वो तुरंत बन भी जाता है और उसके आधार पर तबादला भी होना होता है, तो उस स्थिति में जो ये विद्यालय अध्यापक हैं, जो बीपीएससी से पास करके गए हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर तत्काल प्रभाव से नहीं होने जा रहा है। मतलब कि इनका तबादला नहीं होगा। तो तबादला क्यों नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न है। तो तबादला इसलिए नहीं होगा कि आपने देखा होगा कि जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसी समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 2 वर्ष का परीक्षावान अवधि होगी, मतलब प्रोबेशन पीरियड होगा। और आप जानते हैं कि प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं होता है। मतलब कि यह प्रावधान सरकार नहीं, यह नियमावली सरकार नहीं बनाई है, शिक्षा विभाग नहीं बनाई है। तो शिक्षा विभाग ने अब जो नियमावली बनाई है, उसी का उल्लंघन वो नहीं करेगी। मेरी समझदारी यही कहती है। उस स्थिति में जो ये विद्यालय अध्यापक हैं, इनका ट्रांसफ़र अभी नहीं होगा और ये जो कमिटी बनी है, जो नीतियाँ बनाने जा रही हैं, उसका असर होगा उन पर, लेकिन अभी नहीं, जब वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड
पास कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, उसके बाद ये होगा। चूंकि अभी ये परमानेंट नहीं है, अभी प्रोबेशन में है। जब 2 वर्ष इनका पूरा हो जाएगा उसके बाद ये परमानेंट शिक्षक होंगे और उसके बाद ही तबादले का मामला बनेगा। बाकी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कमेटी बनी थी, ये 4 सदस्यीय कमेटी थी और इसके सदस्य शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव बनाए गए थे। और जो शिक्षा सचिव हैं वैद्यनाथ यादव, उन्हें ही शिक्षा निदेशक का भी पदभार दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा सचिव के अध्यक्षता में ये कमेटी है और जिसके जो सदस्य हैं, जो अन्य 3 सदस्य हैं, उसमें शिक्षा निदेशक भी हैं। साथ में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक इसके एक सदस्य होंगे और साथ में माध्यमिक शिक्षक निदेशक और प्राथमिक शिक्षक निदेशक भी इसके सदस्य होंगे। मतलब ये 4 सदस्य हैं और इनका काम यही है कि बिहार शिक्षा सेवा का जो कैडर है उसके पुनर्गठन के लिए नीति का निर्धारण करना है। मतलब नीतियां बनानी है और वही नीतियां कारगर होंगी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जब सरकार इसको मान लेगी उसके बाद। अब इसके बाद जरा देखते हैं कि अन्य जो श्रेणियां हैं उनकी क्या स्थिति है। तो शिक्षकों की सबसे बड़ी जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है जिसमें सबसे अधिक शिक्षक हैं, वो है नियोजित शिक्षकों का। और इनके तबादले के लिए आपको याद होगा संभवतः 2020 में ही इनके तबादले के लिए नीति बनी थी और वो नीति जो थी वो शिक्षकों को पसंद भी था, लेकिन कुछ कारण से वो नीति लागू नहीं हुई, जिसके तहत ये दिया गया था कि महिला और जो दिव्यांग होंगे उनको इच्छानुसार पोस्टिंग दी जाएगी, इच्छानुसार उनका तबादला किया जाएगा। लेकिन यह लागू नहीं हो सका और उस समय जो नीतियां बनी थी उसमें यह भी स्पष्ट था कि जैसे महिला और दिव्यांग का तो मैंने बताया, लेकिन जो पुरुष शिक्षक है और वो चाहते हैं कि स्थानांतरण हो जाए, तो उस स्थिति में वह पारस्परिक स्थानांतरण कर सकते थे। मतलब कि म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता था। मान लीजिए कि आप जहाँ चाहते हैं वहाँ का कोई एक शिक्षक चाहता है कि आप पहले से जहाँ हैं वहाँ चला आवे, तो पारस्परिक ट्रांसफर हो सकता था। लेकिन ये अब ट्रांसफर चूंकि वो लागू ही नहीं हुआ, इसलिए वो सारी चीजें अब तो नहीं होंगी। अब नया जो नीति निर्धारण ये कमेटी करेगा उसके आधार पर ये ट्रांसफर, ये तबादला हो सकेगा। लेकिन यहाँ प्रश्न कई मित्रों ने पूछा कि क्या प्रखंड गृह प्रखंड में स्थानांतरण होगा, बने रहेंगे? तो इसे भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की क्या स्थिति थी, क्या है और क्या होगी। तो पुराने जो वेतनमान के शिक्षक थे उनके लिए बाजाबता यह नीति बनी थी कि उनको जिला और अंतर जिला ट्रांसफर भी दिया जा सकता है। लेकिन जब अंतर जिला ट्रांसफर होगा, मतलब दूसरे जिले में उनका तबादला होगा, उस स्थिति में उनको अपनी वरीयता छोड़नी होगी, मतलब सीनियरिटी को त्याग देना पड़ेगा, उस स्थिति में होगा। और इसके लिए बाजाबते समय भी निर्धारित था कि जून 2023 से इनका ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और इसके लिए बाजाबते 2022 में आवेदन भी लिए गए थे कि आप की इच्छा कहाँ है, कहाँ आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं। आवेदन भी प्राप्त किया गया था और ट्रांसफर होना था जून 23 में। लेकिन आपको याद होगा कि 7 जून या 3 जून को 7 जून को के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए और उनके आते ही जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था उसको रोक दिया गया था। तो इनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सका, लेकिन इनका आवेदन अभी भी वहां पड़ा हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या उसी आवेदन के आधार पर इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी? तो जो जानकारियां हैं उसके तहत
ये जो आवेदन है अब इसका कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। नई कमिटी जो नीति निर्धारण करेगी उसके आधार पर पुनः इनसे आवेदन लिया जाएगा या इनकी इच्छा जानी जाएगी और उसी के आधार पर इनका ट्रांसफर हो सकेगा। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि इनको ट्रांसफर के लिए पुनः दूसरा आवेदन देना होगा। इस आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और उसके पीछे कारण यह है कि वो आवेदन 2022 में लिया गया था। तो इस काल चक्र में इस दौरान बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे जो रिटायर कर गए होंगे, बहुत से ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जो अब नहीं हो। तो उस स्थिति में इन आवेदनों पर विचार नहीं करके जो नीतियां बनेगी उसके आधार पर पुनः आवेदन लिया जाएगा। अब अंतिम और चौथा जो श्रेणी है वो है विशिष्ट शिक्षकों का। विशिष्ट शिक्षक मतलब कि वो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और अब उनका तबादला होना है, लेकिन इनका तबादला अभी तक लंबित है, रुका हुआ है। जांच प्रक्रिया चल रही है, इनके दस्तावेजों की जांच भी लगभग पूर्ण हो गई है। कुछ जांच अटका हुआ है लगभग 600 लोगों का, और माना यह जा रहा है कि उनके प्रमाण पत्रों में कहीं ना कहीं घपला है, घोटाला है, जिसके चलते वो जांच अपना नहीं करा रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद भी उन लोगों को बजाते मुख्यालय द्वारा जांच के लिए मूल प्रति के साथ बुलाया भी गया है, लेकिन अभी तक वो उपस्थित नहीं हुए हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? होगा ये कि जो नया नीति निर्धारण होगा उसी के आधार पर अब मूल प्रश्न ये कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण होना होगा उसमें क्या उन्हें गृह प्रखंड में मिल सकेगा स्थानांतरण? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और सबसे ज्यादा इसी पर सारे लोगों का फोकस है कि क्या प्रखंड जो उनका गृह प्रखंड है उसमें उनको रहने का मौका मिलेगा। और इसके पीछे बताया ये जाता है, जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अगर घर के पास वो रहेंगे तो पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाने में जो गुणवत्ता की जरूरत है उसका अनुपालन कर सकेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे। क्योंकि भाग दौड़, आना जाना, घर की क्या स्थिति है, क्योंकि वो बाहर अगर उनका ट्रांसफर है तो घर में पिताजी बीमार हैं, माँ बीमार है, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, इन सारे जो मानसिक दबाव है उसके बीच शिक्षकों का मानना है कि वो जो चाहते हैं, जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मानसिक अवस्था नहीं होती है। ऐसे में अगर गृह प्रखंडों में स्थानांतरण होता है तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक और सही असर बच्चों के शिक्षा पर पड़ेगा। इसको लेकर कई शिक्षक संघों द्वारा सुझाव भी दिए गए हैं और उन सुझाव में जो 3 बड़े शिक्षक संघ हैं, जिनमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है, दूसरा है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और एक नियोजित शिक्षक संघ। इन तीनों बड़े संघों ने अपना सुझाव दिया है। सुझाव कई तरह के हैं, लेकिन एक सुझाव जो इन तीनों में कॉमन है, वो कॉमन सुझाव ये है कि शिक्षकों को इच्छा अनुसार तबादला दिया जाए, मतलब कि ऐच्छिक तबादला होना चाहिए। और इस मांग के पीछे वही तर्क है जो मैंने अभी बताया कि अगर गृह प्रखंड में शिक्षक रहते हैं तो उनको पढ़ाने में सुविधा होगी और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना चाहते हैं वो दे सकेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगे। तो यही तर्क दिया गया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि के पाठक ने तो आपको याद होगा कहा था कि गृह प्रखंड में शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, जब ये चर्चा चली थी तो। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जब मदन मोहन झा थे उस समय उन्होंने सारे नीतियों को श्रांत करते हुए जो गृह प्रखंड है उसमें शिक्षकों का तबादला किया था बड़े स्तर पर। और उस समय भी जो तर्क था वो यही था
कि घर के पास रहने पर शिक्षक मानसिक रूप से शांत होते हैं और उस स्थिति में वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो जब उस समय हुआ था तो अब नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि ये कुछ नया नहीं होना है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो कमिटी है, ये किस तरह का अपना प्रस्ताव देती है, जो इनको नीतियाँ बनानी है वो किस तरह से बनाती है। लेकिन हमको सकारात्मक सोचना है और देखिए उद्देश्य तो सभी लोगों का यही है। सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए। तो जब शिक्षक ही परेशान होंगे तो बेहतर शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। वैसे स्थिति में देखने वाली बात है कि क्या शिक्षकों के इस मनोभाव को, इस मानसिक अवसाद की स्थिति जो बनती है जब वो बाहर चले जाते हैं, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमिटी किस तरह का नीति निर्धारण करती है। तो आज ये अहम बैठक है, चल रहा है और इसके बाद एक बैठक में तो ये मामले सारे निकलने वाले नहीं हैं, नीतियाँ नहीं बन सकेंगी। अब इसके बाद जो बैठक होगी उसमें कुछ बातें छन के बाहर आएँगी, तब पता चलेगा कि नीतियाँ किस तरह से बनाई जा रही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपका सहयोग इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से आपकी आवाज़ को और भी बेहतर ढंग से उठा सकेंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।